है ना। एक्चुअल में कपड़े खत्म हो गए थे, 1 महीने से बाहर गया नहीं। बैठ जाइए सब लोग। हाँ, कल छुट्टी थी ना, तो पॉलिश वॉलिश कराइए। हाँ बेटे। नहीं, पॉलिश वॉलिश का मतलब दाढ़ी आड़ी बनवाना है। हाँ हाँ, पूछो। H=√KH/C किस में? हाँ हाँ हाँ। आता कैसे, मतलब वो फार्मूले कैसे प्रूफ हुए हैं? बता दूंगा अभी, जब डाउट क्लास के बाद पूछ लेना। हाँ, लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर बताओ भाई। सभी लोग जल्दी से बैठ जाए, तो फिर क्लास को चालू करते हैं। देखो यार बच्चों, जहां तक मेरी याददाश्त है, तो मैंने आप लोगों को मिक्सचर ऑफ एसिड और मिक्सचर ऑफ बेस का टॉपिक कराना था। मिक्सचर ऑफ एसिड करा दिया, मिक्सचर ऑफ बेस करा दिया, मगर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस नहीं कराया था, है ना। तो उसी जगह से उठाएंगे। तो आज हम लोगों का यही चलेगा, पीएच ऑफ सोल्यूशन ही हेडिंग चलेगी, जहां तक मुझे आइडिया है। तो देखो जरा बच्चों, गौर से ध्यान दो। लास्ट क्लास में जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था सैटरडे को, उसी जगह से हम स्टार्ट करेंगे। तो सैटरडे को हम लोगों ने हेडिंग लिखी थी, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सब लोग सेट हो गए? तो चलो अब चालू करते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं बैठ जाओ, स्टार्ट करें। तो आवाज तो कम करो। हो गया है? अच्छा। हाँ, हाँ इसमें एंड है, मतलब अब दोनों को मिलाएंगे। उसमें सिर्फ एसिड मिक्स था या सिर्फ बेस मिक्स था? अब दोनों। अच्छा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा और आता है। करना कैसे है इसको देखते हैं। ध्यान दो बच्चों। यार शांत हो जाओ यार। बच्चे तो हल्ला करेंगे करेंगे यार।
बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, फिर चालू करें। ठीक है, क्या कर दे दो भाई, बैग दे दो यार। अच्छा, एमडी सर का क्या हुआ, आज उनकी कल फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई थी। ठीक है, हाँ, पिछली बार उन्होंने कहा था कि फॉग है इसलिए कैंसिल हुई है। इस बार टेक्निकल इशू बताया है स्पाइस जेड वालों ने, नहीं स्पाइस जेड नहीं, उससे आता इंडिगो वालों ने। हाँ, तो इंडिगो वालों की फ्लाइट हमेशा दिल्ली से पटना की ओर टेंशन में रहती है, मतलब वो लेट चलेगी या कैंसिल होगी। एयर इंडिया की सही रहती है ऑन टाइम, मगर एयर इंडिया की थोड़ी सी महंगी आती है। तो ये होता है कि इंडिगो कर लो यार। तो बात ये नहीं, अपना नहीं लगता, इंस्टीट्यूट वालों को लगता है, मगर पैसा तो किसी का लग ही रहा है। आ? लखनऊ, नहीं नहीं, अभी वहां नहीं गए। चलो अच्छा, पढ़ा लेते हैं। इधर ध्यान दो, अब थोड़ा सा शांत हो जाओ यार, पढ़ा देता हूं। ठीक है, गौर से ध्यान दीजिए सभी लोग। अब हम एसिड और बेस के मिक्सचर की बात करते हैं। यदि एसिड और बेस को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, और इसका पीएच आप कैसे निकालोगे। तो गौर से ध्यान दो यार, एसिड और बेस जब मिलेंगे तो रिएक्शन भी करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एडिशन होगा। तो देखो, इधर ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। एसिड और बेस की रिएक्शन को हमेशा हमने ये बताया है, ये रिएक्शन कम से कम 3 से 4 चैप्टर में यूज होती है। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में, कंसंट्रेशन में, एसिड और बेस मिक्सचर बन के कंसंट्रेशन भी पूछा जाता है, तो वहां पे पढ़ाया। फिर मैंने यही रिएक्शन आपको पढ़ाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं। फिर हम लोग ये पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, और इसके बाद एक जगह और पढ़ते हैं स्टाइक्योमेट्रिक में, क्योंकि एसिड और बेस मिलके स्टाइक्योमेट्री का भी तो क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये रिएक्शन आप 4 जगह पढ़ रहे हो, मगर 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट से नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट से। जब 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो तो बच्चे को टेंशन होती है। जैसे स्टाइक्योमेट्री में हम मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, जब आयनिक इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं, अरे भाई देख लो, डील चल रही है, प्रभु हमारी भी सुन लो यार। हाँ, तो जरा देखो, तो जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट लगाया जा रहा होता है। जब हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में पहुंचते हैं, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में, तो वो अपना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लगा रहे होते हैं। मगर ये सारी रिएक्शन एक है, सबका कॉन्सेप्ट एक है। मैंने हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से नहीं लगाना है, बुक में क्या लगा है उसको छोड़ दो। अब जरा देखो, एसिड बेस रिएक्शन का मतलब होता है ये रिएक्शन, इसके साथ जो एनायन लगा है वो निकम्मा है, उसका कोई काम नहीं होता है। इसके साथ जो कैटायन लगा है वो निकम्मा है, उसका भी कोई काम नहीं होता है। वो सॉल्यूशन में ऐसे ही पड़े रहते हैं, मगर रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में किया जाता है। इसलिए हम इनके साथ मेटल लगा देते हैं NaOH KOH, और इनके साथ निगेटिव आयन लगा देते हैं HCl सल्फेट आयन, ऐसे कुछ, नहीं तो उनका कोई यूज नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब सिर्फ ये रिएक्शन है, HN प्लस OHN मिलके क्या बना रहे हैं, पानी, बस ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कैसे होगी जरा देखो, हमसे कह रहा है पीएच बताओ, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन है कैसा। एसिड का पीएच निकालने का मैंने तरीका अलग बताया, बेस का निकालने का तरीका अलग बताया। एसिड के लिए मैंने कहा कि यार आप pH इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7 लगाओ। जब बेस के पीएच की बात आई तो मैंने आपसे पढ़ाया कि पहले पीओएच निकालो देन पीएच निकालो। तो यार हमें अभी भी वही करना है, तो हमें पहले नेचर पकड़ना पड़ेगा कि जो ये सॉल्यूशन बना ये है कौन, एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो उसको पकड़ने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एच आयन यहां से आ रहे हैं, ओ एच आयन यहां से आ रहे हैं, और ये हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन है। आप कह रहे हो इसका पीएच बताओ, तो देखो मैंने कहा ठीक है यार मैं पीएच बता दूंगा, उसमें क्या है। तो कितने एच आयन आ रहे हैं, एम इंटू वी करने से क्या आता है, मोल। मैं लिख भी देता हूं, बच्चे टाइम के साथ चीजें भूलते हैं।
यदि किसी का कंसंट्रेशन इनटू उसका वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम इन लीटर, यदि लीटर में वॉल्यूम है तो मोल आएगा, और यदि ml है तो मिलीमोल आएगा। किसका आएगा? तो सॉल्यूशन तो सबका सेम होता है, तो इसका मतलब जिसका कंसंट्रेशन होगा उसका मोल आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सबके लिए सेम होगा। मान लो हम सब सॉल्यूट है, इस कंटेनर में पड़े हैं, तो रूम जितना बड़ा हमारे लिए उतना ही बड़ा तुम्हारे लिए, उतना ही बड़ा तुम्हारे लिए, उतना ही बड़ा उनके लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सबके लिए सेम है कि नहीं? इसका मतलब जिसका कंसंट्रेशन होगा उसका मोल आएगा। वॉल्यूम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम से ज्यादा लेना देना नहीं है। नंबर किसके आएंगे? जो सॉल्यूट होगा, मतलब जिसका कंसंट्रेशन होगा। तो m इंटू वी करने से मोल आता है, तो आपने m इंटू वी कर दिया, तो m इंटू वी करने से आ गया मोल। ये आ गए मोल ऑफ Na। मगर मुझे एसिड के मोल नहीं चाहिए, रिएक्शन किसकी है? HN की। तो यदि मॉलिक्यूल के मोल आ जाए और आयन के मोल बनाने हैं तो वो तो बहुत आसान है, मैंने आपको बता रखा है, बस एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1, तो बस 1 का मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू, पहली बार है इसलिए करके दिखा दे रहा हूं, मोल ऑफ HN। तो इतने मोल HN यहां से आए, मैंने उठा के लिख दिए कि भाई इतने मोल HN आ गए। अब मिक्सचर हो गया है? कोई बात नहीं, हो गया है तो देख लो एक बार, वैसे हुआ नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। कोई सिमिलर केस होगा, वो हुआ होगा मिक्सचर ऑफ एसिड या मिक्सचर ऑफ बेस, है ना? चलो उतनी देर में तो बता देंगे जितनी देर में हम दोनों लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दो, देखो m इंटू वी किया, m इंटू वी किया तो मोल आ गए बेस के। अब हमें किसके मोल चाहिए? बेस के नहीं चाहिए, OH आयन के चाहिए। तो OH आयन के नीचे कितना लिखा है? 1, तो 1 का मल्टीप्लाई मार दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई मारा तो मोल ऑफ OH आयन आ गए, वो भी लिख दिया। ये हो गए मोल ऑफ OH आयन। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। यहां पर आपके पास 3 केस जनरेट होते हैं। जब भी एसिड और बेस मिलाए जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? H आयन के मोल, फिर OH आयन के मोल। फिर कितने केस जनरेट हुए? 3। जरा गौर समझो, ध्यान दीजिए। 1, 2 और 3। देखिए आपने मिलाया है एसिड प्लस बेस, तो एसिड और बेस मिलाने पे 3 केस आए। 3 केस हमारे कौन कौन से हैं? वो ये है, ध्यान दीजिएगा। यदि H आयन के मोल और OH आयन के मोल आपस में बराबर हैं, तो आपने एसिड कौन सा लिया है? स्ट्रॉन्ग। आपने बेस कौन सा लिया है? स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या हो गया? ये आ गया न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का ना तो हमें पीएच निकालने की जरूरत है ना पीओएच निकालने की जरूरत है, हम सीधा आंसर छाप देंगे 7। यदि H आयन और OH आयन के नंबर बराबर आते हैं, फिर से सुनना, एसिड के नंबर और बेस के नंबर बराबर को मैं नहीं कह रहा हूं, हमें उनसे लेना देना नहीं है। H आयन और OH आयन के नंबर बराबर आते हैं, एसिड के नंबर बराबर नहीं कहिए, क्योंकि हो सकता है एसिड के मोल बराबर हो मगर H आयन के मोल डिफरेंट हो। तो हमें H आयन और OH आयन के मोल देखने हैं, बराबर आ गए तो न्यूट्रल हो गया, pH 7 हो गया। मान लो H आयन के मोल ज्यादा आ गए, तब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। H आयन के मोल ज्यादा आ गए तो सिंपल सी बात है, सोल्यूशन एसिडिक हो गया, जो ज्यादा है उसका नेचर आएगा, तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक हो गया। अब सोल्यूशन एसिडिक हो गया तो इसका मतलब pH 7 से कम हो गया और POS 7 से ज्यादा हो गया। तो फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि 7 से कम एक ही आंसर है तो हम सॉल्व क्यों करें, हम उसको टिक कर देंगे, है कि नहीं?
क्योंकि सोल्यूशन एसिडिक है, इसका मतलब पीएच 7 से कम आना चाहिए। तो ऑप्शन चेक कर लिए, 7 या 7 से ऊपर वाले कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, 7 से नीचे वाला आंसर पॉसिबल है। अब मान लो 7 से नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, अब मान लो OH के मोल ज्यादा हो गए, तो यार सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक सोल्यूशन हो गया। अब जब बेसिक सोल्यूशन हुआ तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा और पीओएच 7 से कम हो जाएगा। अब बात है कि मान लो ऑप्शन तगड़े बनाए गए हैं, एसिडिक सोल्यूशन है और चारों के चारों ऑप्शन 7 से कम है, तो अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे होगा जरा देखो, गौर समझिए। इन दोनों केसों का एक ही फार्मूला मैं बता रहा हूं भाई। मैंने आपको इतनी देर में एक ही बात पढ़ाई है कि जहां पर पीएच निकालना हो वहां पर आप एचआईन कंसंट्रेशन निकाल दो या ओएचआईन कंसंट्रेशन निकाल दो। एसिड है तो एचआईन कंसंट्रेशन निकाल दो। तो अब हमें एचआईन कंसंट्रेशन किसका चाहिए, इसका चाहिए रिजल्टेंट सोल्यूशन का, या ओएचआईन कंसंट्रेशन चाहिए तो इसका चाहिए। तो इस जगह पे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V लीटर वो पड़ा है और V1 लीटर ये, V1 लीटर ये, V2 लीटर ये, तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। अब मोल कितने हुए, देखो ये 1:1 की रिएक्शन है, तो जितने इसके खर्च होंगे उतने ही इसके खर्च होंगे है। तो एचआईन और ओएचआईन मिलके वाटर बनाते हैं, तो इतने एचआईन खत्म हो गए उतने ओएचआईन खत्म हो गए। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन में कितने एचआईन, तो वो देखो कैसे निकल रहा है। मैं इसको थोड़ा न्यूमेरिकल नंबर पे लाता हूं तो ज्यादा समझ पाओगे। एचआईन हमारे पास है 10, ओएचआईन हमारे पास है 6। तो अब मैंने पूछा रिजल्टेंट सोल्यूशन में कितने एचआईन, तो 6 OHN और 6 एचआईन मिलके 6 वाटर बन गए। ठीक, अब ये तो फर्दर आयोनाइज होगा नहीं। अब बताओ एचआईन तो पूरे खत्म हो गए, नहीं OHN 6 लिए थे, OHN पूरे खत्म हो गए, एचआईन कितने बचे 4। तो यही तो पीएच बनाएंगे। तो इन दोनों का क्या आ रहा है डिफरेंस, 10 और 6, दोनों का डिफरेंस ही तो 4 है। अच्छा, अब फिर से करते हैं। OHN मैंने मान लो 20 मान लिए, एचआईन मैंने मान लिए 15। अब कितना वाटर बना, तो भाई ये 15 है, तो 15 इसके भी खर्च हुए, 15 वाटर बन गए। बचा क्या 5, कौन OHN। तो इसका मतलब हमें इसका पीओएच निकालना है और OHN कंसंट्रेशन निकालना है। अब वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों का डिफरेंस, ये 20 था ये 15 था, तो डिफरेंस आ रहा है ना। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस हर केस में ले रहे हो। तो मैं एक जनरल फार्मूला बना दे रहा हूं, हर केस में क्या ले रहे हो, दोनों का डिफरेंस। तो यार आपको क्या करना है, बस दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। जो बड़ा हो उसको पहले रख देना और जो छोटा हो उसको बाद में रख देना। जो बड़ा हो उसको पहले रख देना, जैसे निगेटिव वैल्यू ना आए। भाई किसी का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हो, मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। यदि एचआईन बड़ा है तो मोल ऑफ एचआईन कितने आएंगे, मोल ऑफ एचआईन माइनस मोल ऑफ ओएचआईन के बराबर। अलग अलग कर देता हूं यार, ज्यादा जनरल करूंगा तो बच्चे बेचारे परेशान हो सकते हैं। देखो मैं आपको यहां पढ़ा देता हूं, इसके मोल कितने आएंगे, मोल ऑफ एचआईन माइनस मोल ऑफ OHN डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ एचआईन आ गया कि नहीं आ गया, एचआईन के मोल माइनस OHN के मोल, तो बचे हुए एचआईन के मोल आ गए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एचआईन का कंसंट्रेशन आ गया, पीएच का फार्मूला लगा दो। यहां पे क्या होगा, यहां पे OHN का कंसंट्रेशन आएगा क्योंकि OHN ज्यादा है, आएगा क्या OHN के मोल, वही डिफरेंस है, माइनस एचआईन के मोल, और टोटल वॉल्यूम तो सबके लिए सेम ही होना है। OHN का कंसंट्रेशन आ गया, पीओएच निकालो फिर पीएच निकालो, है। यही कॉन्सेप्ट हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में किया है, यही कॉन्सेप्ट हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी किया है जब कंसंट्रेशन निकाला है एसिड और बेस के मिक्सचर का। यही आज भी करेंगे। तो 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो जैसे ही एसिड और बेस मारा जाए तो सब बच्चे समझ जाओ 3 पॉसिबिलिटी है। दोनों के मोल बराबर हैं, एचआईन और ओएचआईन के मोल बराबर है तो न्यूट्रल है, पीएच 7 टिक कर दो। एचआईन ज्यादा है तो एसिडिक है, पीएच 7 से कम आएगा, और कहा कैसे निकालोगे,
तो दोनों के मोल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। यदि OH ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक होगा, और कैसे निकलेगा, दोनों के मोल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, क्वेश्चन भी तो कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, छाप लो, है ना। अब हम 3 क्वेश्चन कराते हैं एक ही क्वेश्चन में। अब देखो, अब आपको पता चलेगा कि डाटा चेंज होने से क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, बस 3 बार लिखा जाएगा और तीनों बार अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जाएगा। मतलब डाटा की वजह से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा होगा, जबकि लैंग्वेज डिट्टो सेम होगी हर बार। आप छाप डालो। हाँ, मेन स्लाइड तो यही है। तो जब भी एसिड और बेस मिक्स किए जाएं तो दिमाग में बैठा लो, यहां 3 पॉसिबिलिटी है। HN OH के मोल बराबर हैं तो न्यूट्रल है, HN ज्यादा है तो एसिडिक है, HN कम है तो बेसिक है। और निकलेगा कैसे, बस मोल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। अच्छा, वी का मतलब क्या है, वेदांतु की बोतल है। तो कोई बच्चा 4 ढक्कन ही खरीद के ले आया तू और चेंज कर दिया। नीचे भी लिखा है, तो ब्लू तो सब बहुत बच्चों के पास होंगे। अच्छा, तो इसी तरह का ढक्कन, कोई बात नहीं। बच्चे किसी की बोतल थोड़ी ले जाते हैं यार। हाँ, चलिए। है, अभी बताते हैं। छप गया। चलो वापस लौटते हैं क्वेश्चन करने के लिए। देखिए, हाँ बेटे, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। देखो, तुम में टैलेंट है, हम में कम है, हम भूल जाएंगे जो याद करके आए हैं। समझा करो। यंग लग थोड़ी रहे हैं यार। अभी अभी सिर्फ 52 साल का तो हुआ हूं। और क्या, क्या समझते हो। मैंने कहा है कि मैं पुरानी इमारत में डेली पेंटेंट करके आता हूं। अच्छा, आओ, जहां से तुम लोग वहीं से हम। अच्छा देखिए, अब मजाक खत्म करके क्वेश्चन पे आते हूँ। देखो, 3 डाटा देता हूं, ठीक है, बातें कर लेंगे। देखिए, जब आप लोग कहोगे तब बातें कर लेंगे, अभी पढ़ा लेने दो। देखो, 10 की पावर -1, ठीक है, 2 लीटर HCl हमने मिक्स कर दिया है 10 की पावर -1 m 2 लीटर NaOH के साथ। मैंने कहा यार इसका पीएच बताओ। अब आपके पास यदि ये सुविधा हो तो यूज करें। देखिए, पहला क्वेश्चन ये, अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन ये, इसको सॉल्व करते हैं। जरा जरा सा चेंज करूंगा, मगर आप देखो क्वेश्चन में हम लोगों को कितनी आंसर कैसे कैसे आएंगे। ये लो, बस मैंने एक डाटा हिलाया है ना। यहां पे 4 कर दिया, उसमें वहां पे 4 कर दिया है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ही मैंने देखा कि यार ये एसिड बेस का क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया, HN और OH के मोल निकाले। अब डायरेक्ट निकालेंगे, वो तो मैं पढ़ा रहा था, तो पूरी अपना आराम आराम से बता रहा था कैसे निकालेंगे, क्या क्या किया। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं। देखो, M इंटू V इंटू एटोमिसिटी, HN के मोल आ गए, क्योंकि हमें HCl के मोल नहीं चाहिए, HN के चाहिए। तो देखो, HN के मोल M इंटू V इंटू 1, तो 2 इंटू 10 की पावर -1 आ गए।
डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ तो पा रहे हो ना सब लोग, कि बाद में फिर रहता फैलाओ, सही है ना? ठीक है, m इंटू वी इंटू वन, ओ एच एन के मोल निकालो, m इंटू वी इंटू ओ एच एन कितने, 1, एच एन और ओ एच एन के मोल बराबर है, इसका मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल है, पीएच 7 है। मान लो पूछता है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन, ऐसा भी आ सकता है, ये 4 ऑप्शन में दे दिए गए 1 2 3 4, इनमें से कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, इनमें से कौन सा सोल्यूशन बेसिक है, तो भी हमें यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीएच आ गया 7, पीओएच भी आ गया 7। अब फिर वही क्वेश्चन है, एसिड और बेस, तो मैंने फिर वही काम किया, एचआईएन के मोल निकाले, कितने आए, 4 इंटू 10 की पावर -1, m इंटू वी इंटू 1, ओ एच एन के मोल निकाले, m इंटू वी इंटू 1। अब एच एन ज्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक, पीएच लेस देन 7। इतना चेक किया और ऑप्शन में वैल्यू डाली, देखा क्या इतने से आंसर निकल रहा है, तो टिक करके आगे भाग गए, क्योंकि अब हम पेपर दे रहे हैं। नहीं निकल रहा है तो फिर आगे देख लेंगे। तो हमने देख लिया कि यार ये सोल्यूशन एसिडिक है और पीएच जो है 7 से कम आएगा, मगर मान लो इतने से क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो अब हम रिजल्टेंट एचआईएन निकालेंगे। सोल्यूशन एसिडिक है तो रिजल्टेंट एचआईएन निकलेगा, और रिजल्टेंट एचआईएन क्या है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। क्यों, 4 लीटर ये 2 लीटर ये, तो टोटल वैल्यूम कितना हो गया, 6। अब मोल, तो भाई देखो इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन में क्या है, जितने एचआईएन खर्च होंगे उतना ही ओएचआईएन खर्च होंगे, तो बचेंगे कितने एचआईएन, डिफरेंस के बराबर ही बचेंगे। तो देखो मैंने कहा रिजल्टेंट एचआईएन कंसंट्रेशन, ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 3.3 इंटू 10 की पावर -2, इसको 20 कर लिया और यहां 10 की पावर -2 कर दिया। अब आपने पीएच लिख दिया, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एचआईएन कंसंट्रेशन। अब मैंने आपको लिखना सिखाया है ये 2 और फिर यहां से यहां तक, तो इसका सॉल्यूशन आया 2 माइनस लॉग 3.3, ये आंसर आ गया, है ना। लॉग 3 की वैल्यू 0.48, तो भाई 0.48 की जगह 0.5 डाल दो, 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है, कैसे किया समझ पाए, सही है ना। अच्छा अब इधर आ जाओ, डिट्टो वही काम करना है सेम। अब कैसे किया, गौर से देखो, एसिड बेस है तो हमें सबसे पहले नेचर पकड़ना पड़ेगा। नेचर पकड़ने का एक ही रास्ता बताया है मैंने, एचआईएन निकालो, m इंटू वी इंटू 1, तो 2 इंटू 10 की पावर -1। OHN के मोल निकाले, m इंटू वी इंटू 1, 4 इंटू 10 की पावर -1। OHN ज्यादा है, सोल्यूशन बेसिक है, पीएच 7 से बड़ा होगा। इतने से काम चल गया तो हम आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ाएंगे, नहीं चला तो अब क्वेश्चन करेंगे। अब सोल्यूशन बेसिक है तो रिजल्टेंट OH होगा, OH ज्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक है, तो रिजल्टेंट आयन किसके होंगे, OH के होंगे। कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस 4 इंटू 10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू 6। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, क्योंकि एक जगह सॉल्व करके आ चुके हम लोग। तो ये आ गई 3.3 इंटू 10 की पावर -2, मगर ये OH आया है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि जब भी कहीं सोल्यूशन बेसिक है और पीएच पूछ रहा है तो आप पहले पीओएच निकालोगे, देन पीएच निकालोगे, तो पीओएच निकाल लो। तो पीओएच की वैल्यू आ गई 2 माइनस लॉग 3.3, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, तो 12 प्लस 3.3 लॉग, तो ये आ गया।
तो आप समझ पाए। तो आप यदि चेक करो तीनों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग लगे हैं मगर क्वेश्चन की लैंग्वेज डिट्टो सेम है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल नंबर चेंज हुआ है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि आयनिक इक्विलिब्रियम में फार्मूले नहीं लगेंगे, न्यूमेरिकल नंबर चेंज होने से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं लगाया, इसमें पीएच का फार्मूला लगा और इसमें बेसिक था पीओएच का फार्मूला लगा। और सिर्फ पूरे तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस किस बात का है? सिर्फ एक न्यूमेरिकल नंबर का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वही लिखा है मगर तीनों सॉल्यूशन अलग अलग है, सेम नहीं है। तो आप जरा कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा ना कि फार्मूले पर। फार्मूले तभी लगेंगे जब कॉन्सेप्ट सही होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट मतलब वो छोटे मोटे पॉइंट जो बता रहा हूं, देन फार्मूला यूज होगा। फार्मूला तो रद्दी सा छोटा सा है, वो तो सबको आता ही है। उसके आसपास की सिचुएशन को पकड़िएगा। बच्चों ने कहा नहीं ये तो 3 क्वेश्चन आपने किए हैं, हमने थोड़ी किए हैं, है कि नहीं? यही कह रहे हो ना तुम? तो तुम्हारे लिए भी एक क्वेश्चन देखना जरा, एसिड मिक्स किए गए हैं क्या है? ये तो डाइल्यूशन का है, ये है शायद, इसको करो। करिए और बताइए। What will be the pH of a solution formed by mixing 10 ml of 0.1 m H2SO4 and 10 ml of m by 10 QS solution? तो एसिड और बेस का क्वेश्चन है तो हमारा काम क्या है? HN निकालना और OHN निकालना। तो निकालो HN और OHN। M into V into atomicity। M into V into atomicity। वहां पे इस तरह से पूरा लिख के आएगा। जल्दी छापो, आंसर बताओ। अब देखो मैंने निकाला एच के मोल, M इंटू V इंटू एटोमिसिटी। तो M इंटू V इंटू एटोमिसिटी, तो ये 2 मिलीमोल आए। क्यों? क्योंकि ये ml में है। कोई बात नहीं, दोनों को मिलीमोल में ही रख लेंगे। OHN निकालो, M इंटू V इंटू 1, M इंटू V इंटू 1, 1 मिलीमोल आया। HN ज्यादा है, सोल्यूशन एसिडिक है। सोल्यूशन एसिडिक है तो पीएच क्या होगा? 7 से कम। अब ये 7 से ज्यादा है, ये 7 से ज्यादा है, ये 7 है, तो यही आंसर होगा, है कि नहीं? अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, आगे पेपर चल रहा है तो सॉल्व नहीं करेंगे, मैं सॉल्व करके अभी दिखाऊंगा क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, सोल्यूशन क्या है? एसिडिक, तो पीएच 7 से कम होगा। अब 7 से कम एक ही ऑप्शन है तो बस वही आंसर होगा ही। अब मान लो करना होता तो बस उसी तरह कर देते। रिजल्टेंट HN, दोनों का डिफरेंस 2 - 1, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? 10 ml और 10 ml 20 ml। अब देखो ये मिलीमोल है, ये मिलीलीटर है, तो मिलीमोल को मोल बनाने के लिए 10⁻³ का ऊपर, ml को लीटर बनाने के लिए 10⁻³ का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो 1/20, 1/20 का मतलब हुआ 5 × 10⁻²। इसको मैंने 100 कर दिया, तो 100 × 10⁻², 20 × 5 100। अब लॉग मार दो, तो डायरेक्ट लिख दूं, ये नहीं कर देता हूं यार, बच्चे बुरा मानेंगे, कहेंगे यार आप 20 साल से पढ़ा रहे हो और वही उम्मीद हमसे भी कर रहे हो और हमको 20 मिनट पढ़ाया है। तो भाई कोई किसी से दुगना टैलेंटेड हो सकता है, 3 गुना।
10,000 गुना थोड़ी होगा। तो ये अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी 20 तो नहीं हुआ है, अभी जारी रहने दो उसको। अच्छा, सारी इंफॉर्मेशन भाई के पास है इनकी। हाँ, अब 11 ना है तगड़ा। कोई बात नहीं, जिस पर सरकार कमेंट नहीं करती उस पर हम लोग भी कमेंट नहीं करते। अच्छा, ये डायलूशन का क्वेश्चन है। रुक जाओ, डायलूशन पढ़ाने दो। हाँ, अब जरा देखो बच्चों, अब नेक्स्ट नंबर केस, मजाक खत्म करते हुए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो एसिड बेस के मिक्सचर में 3 केस होंगे, कैसे करोगे बता दिया। अब हम पानी मिलाते हैं। मान लो एसिड को डाइल्यूट कर दिया गया, बेस को डाइल्यूट कर दिया गया, तब क्वेश्चन में कैसे क्या करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर केस है, नेक्स्ट नंबर केस है डाइल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, अरे भाई बातें नहीं करो यार, या बेसिक सॉल्यूशन। सभी लोग थोड़ा शांत हो जाएं, 5 मिनट, बस एक कॉन्सेप्ट चिपका दूं। देखो, सब लोग समझ जाओ। पहला पॉइंट, डायलूशन का मतलब क्या होता है ये समझाता हूं। डायलूशन का मतलब होता है भाई, इधर वालों, डायलूशन का मतलब होता है ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया जा रहा है, किसी भी तरह का सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है। जनरली हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है, तो सिर्फ पानी मिला रहे हो, किसी भी तरह का आप सॉल्यूट नहीं मिला रहे हो। डाइल्यूशन करने का मतलब ये होता है। पहला पॉइंट तो ये हमारा हो गया। अब एक और बात जो आपको क्वेश्चन करने में जरूरत पड़ेगी, देखो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन। अब आप इसका एंटी लॉग ले लो, तो जब आप एंटी लॉग लोगे तो एच एन इक्वल टू आ गया 10⁻⁻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 एसिडिक सोल्यूशन का पीएच 3 है, 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया गया है, तब उसका पीएच बताओ। तो यहां पर ये चीज जरूरत पड़ेगी। अब OH को कैसे लिख सकते हो इसी तरह से, ये देखो यहां तक ठीक है। अब दूसरा टर्म होता है, कैलकुलेशन में बच्चा फंसता है। जैसे इस बच्चे ने अभी मेरे से पूछा कि सर मान लो कहीं पर पीएच 3.5 दिया है, तो आप एचआईन कंसंट्रेशन 3.5 लिख दोगे, मगर वहां ऑप्शन ऐसा होता नहीं है ना। तो जरा देखो इसको कैसे अप्रोचकल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। यदि मैं इसको ऐसा लिख लूं तो कोई भी बच्चा बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि सबको इतनी मैथ आती है। ये देखो, मैंने पॉइंट को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, है कि नहीं। बेस सेम हो तो पावर जुड़ती है, तो मैंने जुड़ी हुई पावर थी उनको अलग रखा। हाँ 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 हाँ, बुरा मान गए, देखो बुरा मान गए, बुरा मान गए, नहीं चेक नहीं कर रहा था, गलती लिखा था। तो देखो ये ठीक है। अब जरा देखो, ये तो अपना पावर है, इसको ऐसे ही रखे रहो। अब ये क्या है, माइनस है, तो इसको नीचे ले जाओ। अब यार 0.5 का मतलब क्या है, अंडर रूट। मान लो 0.5 ना होता 0.3 होता, है कि नहीं। तो हमें ये तो पता है ना कि 10 का अंडर रूट लेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब तुमने पावर यार मान लो 4 लगा रखी है, तो वो 3 से नीचे आएगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे कि 10 की पावर -3 के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है या डिवाइड में क्या लिखा है। तो इस तरह से अप्रोचकल जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना भी डिजिट में लिखा हो, पॉइंट के बाद लिखा हो, उसको अलग कर लिया करो। तो हमें ये समझ में आ गया, ये हमारी पावर आ गई। पहले पावर मैच कर लो, ठीक है, और फिर उसको अप्रोचकल सॉल्व कर लो। कि मान लो भाई 2 की पावर में कुछ आ रहा है कि 2 की पावर 0.2 आ रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया। 0.2 का मतलब 1/5 है ना। तो 2 का रूट कितना है, √2 की वैल्यू 1/4,
तो इसका मतलब ये यार ये 1/4 से कुछ नीचे ही आ रहा होगा, मगर 1 से नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से नीचे रूट होता ही नहीं है। किसी भी यदि कोई बड़ी 1 से बड़ी वैल्यू है उसका रूट निकाल रहे हो तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, चाहे जितनी बड़ी पावर लगा दो मैथमेटिकली। तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। एक बच्चे ने अभी पूछा था तो मैंने कहा अभी बताऊंगा। अच्छा, ये तो छोटी बातें थी कैलकुलेशन इजी करने की, कॉन्सेप्ट तो अभी आया ही नहीं है। तो मैंने कहा डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, ठीक। और पीएच को हम ऐसे लिख सकते हैं कि HN इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। OH को लिख सकते हैं कि 10 की पावर माइनस POH। अब डाइल्यूशन में होता क्या है जरा गौर समझो। भाई ये एक कंटेनर था, इसमें तुमने पानी मिलाया, पानी मिलाने से ये आ गया। आपको मैंने पढ़ाया है कि ज्यादा कुछ हम लोग करते ही नहीं है, निकम्मे नाकारा लोग हैं। तो हम लोग क्या है, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट से खेल नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट फिक्स है, साइंस बहुत छोटी होती है, रिप्रेजेंट करने के बस तरीके अलग अलग होते हैं। देखो ये वाटर है, गौर से समझिएगा। मान लेते हैं एसिड में पानी मिलाया जा रहा है, ये कंसंट्रेशन है। तुमने पानी मिला दिया V2 लीटर, ठीक है। अब हमारा ये रिजल्टेंट सोल्यूशन है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है कि भाई जिसका पीएच पूछोगे उसी जगह का अचायन कंसंट्रेशन चाहिए, यही तो बताया है। तो बस यार कर देते हैं। तुमने इसका पीएच पूछा है तो हमें इसका अचायन कंसंट्रेशन चाहिए। क्या यहां से अचायन आएंगे? नहीं, ये तो पानी है। यहां से अचायन आएंगे? यस। यहां से कितने अचायन आएंगे? M इंटू V इंटू एटोमिसिटी। M इंटू V इंटू एटोमिसिटी 1, इतने अचायन आएंगे। इसके पास अचायन है नहीं, तो यहां पर कितने अचायन होंगे? इतने ही तो होंगे। तो मोल ऑफ अचायन निकल आए, डाल दो ऊपर। भाई किसी का भी फार्मूला क्या है, मोल ऑफ अचायन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। V लीटर ये है, V2 लीटर ये है, तो ये कितना हुआ? V1 प्लस V2। ये देखो अचायन आ गया तो पीएच निकाल ही देंगे, अपने को अलग कुछ करना ही नहीं है। वो फार्मूले बुक वाले भूल जाइएगा कि P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू P3 V3 या P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो बस मोल को इधर उधर घुमा रहे होते हैं। तो हम तो बचपन से मोल खेल रहे हैं, बस मोल ही खेलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मोलरिटी का फार्मूला है मोल अपॉन वॉल्यूम, मैंने लगा दिया। मोल किसके चाहिए? भाई एचआईएन का कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो एचआईएन के मोल चाहिए। M इंटू V इंटू एटोमिसिटी, मोल ऑफ एचआईएन आ गए, चिपका दिए। टोटल वॉल्यूम सम चिपका दिया, एचआईएन आ गया, पीएच का फार्मूला लगाओ, बस निकल लो, काम हो गया अपना। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट जिसकी जरूरत पड़ेगी, एक ये कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। देखो कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अब आप कर क्या रहे हो? डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने में ये चीज तो कांस्टेंट है, आप सॉल्यूट थोड़ी मिला रहे हो। आप किसी का डाइल्यूशन कर रहे हो तो क्या सॉल्यूट मिला रहे हो? नहीं। तो ऊपर तो सॉल्यूट के मोल होते हैं, तो वो तो कांस्टेंट है ना, चेंज ही कहां हुए। ये बात समझ पाए ना। मैंने कहा यार ये HCl का सोल्यूशन है, HCl छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ HCl लेते हैं क्योंकि एसिड बेस को ही डाइल्यूट करते हैं जनरली। HCl का सोल्यूशन है। अब इस HCl के सोल्यूशन में 2 मोल HCl है, ठीक है। और ये सोल्यूशन था 2 लीटर का। अब आप इसमें क्या कर रहे हो? इसमें 8 लीटर पानी डाल रहे हो और इसको 10 लीटर कर दिया, मतलब 5 गुना कर दिया। तो अब बताओ HCl के कितने मोल हैं? 2 ही है ना। तो इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या HCl के मोल चेंज हुए? तो सॉल्यूट के मोल कांस्टेंट ही है ना यार। तो अब बताओ यदि हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो यदि ये 5 गुना बढ़ेगा तो ये 5 गुना कम हो जाएगा। तो ये यदि x टाइम इंक्रीज करता है, देखो हम एक जर्नल नंबर लेते हैं, यदि ये x टाइम इंक्रीज करेगा तो नया कंसंट्रेशन जो आएगा वो x टाइम डिक्रीज करेगा। तो पुराने कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय x, ये न्यू है, नहीं तो कोई काट देगा, ये ओल्ड है। कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ाओगे
सॉरी, वॉल्यूम 10 गुना बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन 10 गुना कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोल एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, वो तो हम मिला ही नहीं रहे। तो ये डायरेक्ट क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्ट। तो तुमने कंसंट वॉल्यूम 10 गुना बढ़ाया तो हम कंसंट्रेशन 10 गुना कम कर देंगे। तुमने वॉल्यूम 55 गुना बढ़ाया तो हम कंसंट्रेशन 55 गुना कम कर देंगे। तुमने वॉल्यूम आधा कर दिया तो कंसंट्रेशन डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम पानी मिला रहे हो, सॉल्यूशन नहीं मिला रहे हो। दो एसिड के जब मिक्सचर बनते हैं तो मोल भी बढ़ रहे होते हैं, यहां तो सिर्फ डाइल्यूशन का केस चल रहा है, सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है। तो दो चीजें हमारे दिमाग में आई। पहला ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है कि भाई यदि वो कोई कंसंट्रेशन को 10 गुना, वॉल्यूम को 10 गुना बढ़ा रहा है तो हम कंसंट्रेशन उठा के 10 गुना कम कर देंगे। दूसरा, हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और इसमें हमने वही काम किया जो पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं। वही मोल निकाले हैं, वही फार्मूला लगाया है, और कुछ नहीं किया है। मोल निकाले भाई, एच आयन के मोल रखने हैं, एच आयन के मोल वहां से निकाल लिए और यहां रख दिए, टोटल वॉल्यूम रख दिया, आ गया। अब बात आई इन पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अब हम जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब आप बताते जाना, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कराए हैं कि नहीं कराए अभी? अच्छा, तो अब हम लोग लाइन से क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि केस सारे पढ़ गए हैं। वी स्ट्रॉन्ग वाले सारे पढ़ गए, वीक वाले नहीं पढ़े, स्ट्रॉन्ग के सारे पढ़ गए। चलो एक लाइन से निपटाते हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन whose 100 ml contain 0.2 ग्राम NaOH dissolve in it। क्या पूछ रहा है? पीएच। सॉल्यूशन कौन सा है? बेसिक NaOH है ना, तो हम पहले क्या करेंगे? पीओएच निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? पीएच निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? तो भाई हमने निकाला OH आयन कंसंट्रेशन, तो भाई मास किसका दिया है? NaOH का, तो कंसंट्रेशन भी किसका निकलेगा? NaOH का। तो NaOH का कंसंट्रेशन कैसे निकला? मोल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, ऊपर चला गया 1000, 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया 1/20। ये पॉइंट हटाओगे और 2 से डिवाइड करोगे। अच्छा, तो 1/20 का मतलब होता है 5 इंटू 10 की पावर -2। ये कंसंट्रेशन NaOH का आया है, OH आयन का नहीं आया है, मगर एटॉमिसिटी कितनी है? 1। तो जो कंसंट्रेशन NaOH का, वही कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितनी है? 1, तो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। OH आयन का कंसंट्रेशन आ गया, पीओएच निकाल दिया, कितना लिखोगे? 2 यहां से यहां तक -log5, और 2 -log5 -0.5 कितना होता है? log5 कितना होता है? 0.7, 1.3। तो पीएच इक्वल टू, तो कितना हुआ जरा बताओ यार? आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको करते हैं, डिट्टो वही क्वेश्चन है, मगर इस बार थोड़ा इजी है, कंसंट्रेशन निकालना नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है। अब वो कह रहा है पीएच निकालो, बेस है, तो भाई तुम बेस का पीएच पूछ रहे हो तो निकाल देंगे। पहले बेस का कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन किसका दिया है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी 2, तो 2 इंटू 10 की पावर -3। तो POH कितना हो गया? डायरेक्ट छाप दूं क्या यार? ये यहां लिखा और यहां से यहां तक का लिख दिया, ये आ गया। तो पीएच कितना आ गया? ये कितना हो गया? log 2 का मतलब 0.3,
हाँ बेटे, अच्छा मार कब से नहीं खाए हो तुम? ये क्या लिखा है? तो फिर हमको मोल थोड़ी निकालने हैं, कंसंट्रेशन थोड़ी निकालना है। कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन में चले गए। यदि ये मोल होता तो मोल निकलते, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन निकलेगा, है ना? ठीक है ना? मतलब समझ गए? डाउट देखो पूछते रहना, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, उसकी टेंशन कोई ना ले, है ना? हाँ, अब इसको करो। अब दो एसिड मिक्स किए जा रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2HCl सॉल्यूशन, pH equal to 3, pH equal to 5, where mixed, what is the pH of resultant solution? तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है भाई, जिस जगह पे आप pH निकालोगे उस जगह का कंसंट्रेशन चाहिए। दो एसिड मिला रहे हो तो रिजल्टेंट एचएन कितना होगा? टोटल मोल ऑफ एचएन, टोटल वॉल्यूम, यही तो होगा। टोटल वॉल्यूम कितना है? इक्वल वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम बराबर हैं, तो चाहे कुछ भी मान लो। कैलकुलेशन इजी रहा इसलिए 1 मानना है, वैसे कुछ भी मान सकते हो, बस बराबर मानने हैं। तो मैंने 1 1 मान लिया। 1 लीटर ये है, 1 लीटर ये है, तो ये तो 2 हो गया। हमें क्या रखने हैं? एचआईन के मोल। यदि पीएच 3 है जो एचआईन का कंसंट्रेशन कितना होगा? यदि पीएच 5 है तो एचआईन कंसंट्रेशन कितना होगा? एम इंटू वी करोगे तो क्या आएगा? मोल। किसका कंसंट्रेशन है? एचआईन का, तो डायरेक्ट एचआईन के मोल आ गए, है ना? तो इतने मोल एचआईन यहां से आए, इतने मोल एचआईन यहां से आए, एम इंटू वी किया, मोल आए किसके? एचआईन के। क्यों? कंसंट्रेशन डायरेक्ट एचआईन का दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 10 की पावर 3 को मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये हुआ 101 इंटू 10 की पावर -5। ये मैं कैसे कर रहा हूं समझ गए ना सब लोग? ये 10 की पावर -3 था, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 की पावर -5 हो गया। ऐसा क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए ना, कॉमन कैसे लेंगे? फिर मैंने 5 ले लिया कॉमन, 10 की पावर -5, तो 100 प्लस 1 101। अब पॉइंट लगा देते हैं, तो मैंने पॉइंट लगा दिया। यहां से एक ये 10 कर लिया, तो जब 10 कर लिया तो 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना? आप 5 लेके चलो, क्यों इतनी मेहनत करेंगे? इतना सही आंसर निकालने की हम लोग को क्या जरूरत है ना? तो अब पीएच बताओ। तो क्या आ गया? ये लिखा, यहां से यहां तक लिख दिया। log 5 कितना होता है? 0.7। ये आंसर आ गया। क्लियर है? जो हम लोगों को पढ़ाया गया वही हम लोग करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? हाँ, इसको कर लेते हैं। अब कह रहा है कोई सोल्यूशन है, ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन आ गया। कोई सोल्यूशन है जिसका पीएच 5 है, उसके 1 ml को डाइल्यूट कर दिया गया है 1 लीटर तक। 1 ml को 1 लीटर ले जाने का मतलब 1000 ml, 1000 गुना कर दिया है। एक सोल्यूशन था जिसका पीएच 5 है। यदि पीएच 5 है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, दिखने में इजी है मगर ये आपको देखना फंसा देगा। पीएच क्या है? 5, तो एचआईन कंसंट्रेशन 10 की पावर -5, उसके 1 ml को डाइल्यूट कर दिया गया है 1000 ml तक। अब कह रहा है पीएच बताओ। तो मैंने आपको एक ही बात पढ़ाई है, जिस जगह का पीएच पूछ रहा है उस जगह का एचआईन निकालो, यही है ना? तो एचआईन कैसे निकलेंगे? दो रास्ते हैं, मैंने जो फार्मूला पढ़ाया उससे निकाल लो। M इंटू वी, 1 ml एसिड है ना, तो M इंटू वी किया तो मोल ऑफ एचआईन आ गए, तो मोल ऑफ एचआईन आ गए ये। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? देखो ये ml में लिखा था, तो ये मिली ml में होगा। थोड़ा समझ पाए?
ये ml में है तो मिलीमोल आया होगा, m इंटू वी करने से मिलीमोल आएगा। भाई सब लोग साथ हो ना, समझ पा रहे हो? तो m इंटू वी करने से मिलीमोल आया, तो नीचे मिलीलीटर आएगा, है कि नहीं? सेम उसमें होना चाहिए ना जैसे कट पाए। अब ये वैल्यू आ गई हमारी 10 की पावर -8। एक तरीका ये है कि मैंने फार्मूला लगा दिया ये वाला, आपको एक तरीका ये बताया है ना, ये। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, आपने वॉल्यूम को क्या किया, 1000 गुना बढ़ाया है, 1 ml से 1000 हुआ, तो वॉल्यूम 1000 गुना बढ़ा है, तो कंसंट्रेशन 1000 गुना कम हो गया। पहले कंसंट्रेशन कितना था, अब 1000 गुना कम हो गया, दोनों से वैल्यू सेम ही आ रही है। 1 ml से 1000 ml हुआ, तो मतलब 1000 गुना वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो कंसंट्रेशन 1000 गुना कम हो जाएगा। ये आ गया एक तरीका, ये मैंने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाए। दूसरा, भाई जिस जगह का आप पीएच पूछ रहे हो उस जगह के एचाइन कंसंट्रेशन हमें चाहिए, तो एचाइन कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल ऑफ एचाइन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम रिजल्टेंट कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर को मैंने लिखा 1000 ml, क्यों? क्योंकि ये मिलीमोल है। अब m एसिड के क्या है, एसिड में एचाइन कितने हैं, m इंटू वी। एसिड के लीटर कितने हैं, 1 ml है, तो m इंटू वी करने से एचाइन के मोल आ गए, तो कंसंट्रेशन आ गया। अब बात आती है पीएच की। अब जरा देखो, मैंने क्यों कहा कि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। हाँ, मगर आपने लिया कितना है, 1 ml, तो 1 लीटर में 10 की पावर -5 है, तो 1 ml में कितना होगा, है ना? तो वो 1 ml में हम लोगों ने निकाले, वो तो 1 लीटर में डिफिनीशन है, मगर आप तो अलग अलग वैल्यू ले रहे हो ना। तो जरा देखो, अब दो रास्ते हैं, गौर समझो। जिसने 10 की पावर -8 निकाल लिया उसके पास दो रास्ते हैं। यदि एचाइन कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 आया है तो पीएच कितना आएगा, तो आपको मैंने बताया है कि यदि एचाइन की वैल्यू, आपको क्या लगाना है, एक मिनट सब लोग शांत रहिए, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं सबको। देखो, मैंने आपको पढ़ाया कहीं पर भी एचाइन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी आएगी तो ये फार्मूला चलेगा। 10 की पावर -6 से बड़ी वैल्यू पर मैंने इसको निगलेक्ट कर रखा है, यहां तो बड़ी वैल्यू आई नहीं है, 10 की पावर -8 आया है, और 10 की पावर -8 10 की पावर -6 से छोटा होता है, इसलिए ये वाला फार्मूला लगाया और आंसर ये आया। ठीक है, इसको जोड़ लो। तो जब आप इसको जोड़ोगे, तो कई बार जोड़ चुका हूं इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया 7 माइनस लॉग 1.1, जिसकी वैल्यू आई ये। अच्छा, मान लो कोई बच्चा ये भूल जाए, एक मिनट सुनिए, मान लो कोई बच्चा भूल जाए, बेटा इधर सब लोग ध्यान से। हाँ, अब मान लो कोई बच्चा भूल जाता है तो उसको क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मान लो कोई बच्चा भूल जाता है, मान लो इस जगह तक गया ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट उससे मिस हो गया, कोई बात नहीं, मिस हो जाने दो। पीएच इक्वल टू कितना आ गया, 8। सोल्यूशन HCl का है तो एसिडिक हमेशा रहेगा। पीएच 7 से ज्यादा जा रहा है तो सोल्यूशन बेसिक हो गया। तो यदि HCl का सोल्यूशन है तो आंसर 7 से कम ही आएगा हमेशा। भाई सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक, ठीक है, तो सोल्यूशन जब एसिडिक है तो पीएच जो भी आंसर आएगा आएगा तो 7 से कम ना।
तो इसका मतलब आपको पहले ही ये आंसर काट देना चाहिए, और यदि हमारा 8 निकला तो हम समझ गए कहीं गलती करके आए हैं, क्योंकि HCl का सोल्यूशन तो एसिड ही रहेगा ना यार, चाहे जितना डाइल्यूट कर दो, नेचर थोड़ी चेंज कर दोगे, केमिस्ट्री थोड़ी चेंज कर दोगे। HCl का सोल्यूशन है तो एसिडिक रहेगा, pH 7 से कम ही आएगा, इसलिए ये कट गया कि ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, और दूसरा कि ये आंसर गलत निकला है। अब ये गलत निकला है तो सही क्या होगा, बात यहां आती है। तो आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, एक तो ये दे ही रखा है, मगर मान लो कोई मक्कारी में अलग लेवल पे जाना चाहता है तो गौर सुनिए, यदि एचाइन कंसंट्रेशन की वैल्यू, यदि एचाइन कंसंट्रेशन की वैल्यू, फाइनल एचाइन कंसंट्रेशन की वैल्यू, फाइनल एचाइन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -7 या उससे छोटी आए, 10 की पावर -7 या उससे छोटी आए, तो हमेशा आंसर 6.99 वाला ही होगा। आप चाहे कोई भी वैल्यू डाल के सॉल्व करना, बार बार वही आंसर आएगा मैथमेटिकली, आप चेक कर लो। चाहे 10 की पावर -7 एचाइन लिख के देख लो, 8 लिख के देख लो, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, कुछ भी डाल के देख लो, आप बार बार वहीं पहुंचोगे। तो जैसे ही कहीं एचाइन, फाइनल एचाइन 10 की पावर -7 आया या उससे छोटा आया, आप सीधा टिक कर दिया करो 6.9 वाला आंसर। मैथमेटिकली सॉल्व करके देख लो, आप कोई भी वैल्यू बोल दो, देखना अभी वही आंसर आ जाएगा। हाँ, आप कोई भी वैल्यू बोल दो, जैसे 8 लिखी थी तो आया, आप 12 बोल दो, ये मैं बता चुका हूं जब मैंने एसिड वाला पढ़ाया है, आज मैं रिपीट कर रहा हूं। तो आप कुछ भी वैल्यू डालो, क्योंकि जब भी वैल्यू डालोगे ना ऐसा ही आएगा, आप मैथमेटिकली चेक करके देख लेना। तो 2-3 तरह से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हो, करने का तरीका तो मैं बता ही रखा हूं, मगर तुम्हें पहचानना कैसे है। जैसे ही एसिड का सोल्यूशन है, एसिड के सोल्यूशन का एच आयन यदि कभी भी कहीं पर भी 10 की पावर -7 या उससे छोटा आ जाए तो सॉल्व भी मत किया करो, 6.9 वाला ही आंसर होगा। मगर यदि हम इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको पढ़ाया है कि रिजल्टेंट एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू यदि 10 की पावर -6 से छोटी आती है तो हमेशा ये फार्मूला यूज करोगे, यूज कर लो। ठीक है, तो 2-3 तरीके बता देता हूं, आप उस दिन कोई एक तरीका जरूर याद रखना, बस मेरा इतना कहना है। और बार बार मैं कह रहा हूं कि फार्मूला बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है ये चैप्टर, फार्मूले पे ज्यादा फोकस नहीं रखना, बाकी सब पे फोकस रखना। अब जरा देखो ये, द pH ऑफ सोल्यूशन इज 5, यदि pH 5 है तो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। अब चाहे उसको 100 गुना डाइल्यूट करो या 1,00,000 गुना डाइल्यूट करो, बेस थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो एसिडिक ही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, द pH ऑफ सोल्यूशन इज 5, its H ion concentration is decreases by 100 times, the nature of solution become, एसिड का सोल्यूशन है, चाहे जितना डाइल्यूट कर लो यार रहेगा एसिड ही, है कि नहीं, तो बस एसिड रहेगा, कोई बेस थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, जेंडर थोड़ी चेंज करेगा यार वो अपना, भाई आप चाहे जितना डालते जाओ उसमें पानी। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये निपटा चुका हूं ना, अच्छा तुम लोगों को मुझे लग रहा है हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन कराए, अभी प्रिंटेड वाले नहीं कराए थे। हाँ, क्योंकि ये मिक्सअप है तो एक साथ कराता हूं। चलो, याद मुझे क्यों है, क्योंकि एक दिन पहले ही नीचे कराए होंगे, तो बार बार मुझे याद आ रहा है कि यार अभी तो कभी किसी दिन क्वेश्चन इसको सॉल्व किया है। चलो छापो, कोई बात नहीं। द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 3, बताइए हाइड्रोक्सिल आयन किसको कहते हैं, पता है ना, OH आयन को। pH यदि 3 है तो एच आयन कितना हुआ, यदि pH 3 है तो एच आयन कितना हुआ, 10 की पावर -3। ठीक है, अब वो कह रहा है इसका OH आयन बताओ, तो यार देखो जिसको जो याद हो उससे लगा सकता है। मान लो आपको ये आता है, मैंने ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में पढ़ाया है, मान लो किसी बच्चे को ये आता है तो आप इससे निकाल लो। ये देखो, मान लो किसी को ये नहीं पता है तो यार तुम इससे निकाल लो, pH 3 है
तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 तो आता है ना, तो पीओएच इक्वल टू, हाँ बेटा आ रहा है, पीओएच इक्वल टू क्या हो गया 11। अब पीओएच आ गया तो ओएच आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को करो, हाँ पूछो क्या कह रहे हो, किसका है पूछो। हाँ नहीं क्वेश्चन ठीक है। देखो यदि ओशियन का सोल्यूशन न्यूट्रल है तो एक ड्रॉप आप डालोगे, क्या आधा ड्रॉप भी डालो तो साइंस के हिसाब से एसिडिक होगा, है ना, ऐसे ही आएगा। यदि आपने आधा ड्रॉप भी डाला है तो एसिडिक होगा, उसको न्यूट्रल बोल ही नहीं सकते, नहीं तो केमिस्ट्री बुरा मान जाएगी। चलिए 10 की पावर -6 MnOH is diluted 100 times the pH of dilute solution। अब सोचो, आप अपने हिसाब से सोचो। पहले देखो, सबसे पहले वो चीज पकड़ा करो जो हमेशा सही होगी। जैसे NaOH का सोल्यूशन है तो बेसिक सोल्यूशन है, अब सोल्यूशन बेसिक है तो पीएच 7 से ज्यादा ही होगा, तो पहले 7 से कम वाले तो हटा दिए जाए। अब ये है कि दो में से कोई एक है, 50% प्रोबेबिलिटी तो हो गई ना तुक्के वाली। आप सॉल्व कर लो। बेसिक सोल्यूशन का पहले क्या निकालते हैं, पीओएच, फिर पीएच निकालेंगे। तो यार पहले पीओएच निकालो, तो पीओएच निकालने के लिए पहले ओएच आयन कंसंट्रेशन निकालोगे। तो देखो डाइल्यूट कितने किया गया है 100 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन क्या होगा 100 टाइम्स कम हो जाएगा। तो भाई पहले ये था, अब 100 टाइम्स कम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पीओएच। बेसिक सोल्यूशन का डायरेक्ट पीएच निकालने को हमेशा मना किया है। आप पीओएच का जो फार्मूला पढ़ाया है आप लगाइए आराम से। आपको मैंने पीओएच का क्या फार्मूला पढ़ाया है, ये पढ़ाया है ना। सेवन, यहां से यहां तक पीओएच निकल आया। है ना, ये आंसर आ गया। ये समझ तो पा रहे हो कि अकेले सबको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। इधर वाली जनता समझ पा रहे हो ना, इधर जो इसके पीछे छुपे बैठे हैं। अच्छा ये नया सिस्टम बनाया गया है क्या, अच्छा ठीक है, हाँ समझ पा रहे हो। पीछे वाले तो मस्त है, पीछे वालों पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो समझ रहे होंगे। हाँ उसका रीजन है, वो नहीं समझ रहे होंगे तो बता देंगे। ठीक है, हमें डर ये बीच की 4 लाइनें होती, क्योंकि बीच की 4 लाइनें जो होती है ना, जो आगे होता है वो खुसफुसाता रहता है, उसके चेहरे देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ रोना धोना मचा है चेहरों पे, इसका मतलब थोड़ा सा हम इधर उधर कर दें या कुछ बता दें, कुछ समझा दें। पीछे वालों का हमें पता है कि हाँ उनके चेहरे और उनकी बातों से समझ में आ जाता है। बीच वालों पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि नजर या तो उधर जाती है या इधर जाती है। बीच वालों का ध्यान नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। अच्छा इस अरे अरे यार पीएच ऑफ अच्छा देखो पीएच ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग के सारे केस करा दिए, स्ट्रॉन्ग में जितनी भी पॉसिबिलिटी थी ना सब बता दिए। अब जरा
15-20 मिनट शांत रहना, क्योंकि इसको हजम करने में आपको टेंशन होगी। वीक एसिड में थोड़ा वैरायटी और थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। छापो तब तक। चलिए, अब देखो यार बच्चों, अच्छा अब 10 मिनट मुझे दो, थोड़ा सा टफ है ये। देखो, बात करते हैं वीक एसिड के पीएच की बात करते हैं। देखो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच में बहुत एक आराम था। आराम क्या था? कंसंट्रेशन यदि मॉलिक्यूल का मिल गया तो कंसंट्रेशन एचायन का अपने आप मिल जाता था। क्यों? क्योंकि वो 100% आयोनाइज होता था। वीक एसिड में यार प्रॉब्लम क्या है, जरा सबसे पहले समझो। पहली बात तो ये है कि भाई 100% आयोनाइज नहीं होता है। तो ये 100% आयोनाइज नहीं होता है, पहला पॉइंट तो ये फंस रहा है। अब 100% आयोनाइज ना होने की वजह से क्या है, जरा गौर समझो। जो कंसंट्रेशन, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, बातें नहीं करो यार, नहीं तो थोड़ी देर बाद परेशान हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे। जो कंसंट्रेशन, जैसे ये कंसंट्रेशन किसका लिखा है? एस्टिक एसिड का लिखा है। अब एस्टिक एसिड का यदि कंसंट्रेशन दिया है तो एच आयन का कंसंट्रेशन आप नहीं निकाल सकते हो। मगर ये बात स्ट्रॉन्ग में नहीं थी। आप HCl का कंसंट्रेशन देते थे, हम एच आयन का तुरंत निकाल देते थे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। मगर यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पार्सली आयोनाइज हो रहा है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो ये पार्सली आयोनाइज हो रहा है। तो पार्सली आयोनाइज होने की वजह से जितने कंसंट्रेशन एसिड का है उतना ही कंसंट्रेशन एचायन का नहीं आएगा। मतलब हम सिर्फ कंसंट्रेशन दिया है तो एचायन का कंसंट्रेशन निकाल ही नहीं सकते। तो यहां सारी फाइट एचायन के कंसंट्रेशन के निकालने पे है। जो चीज वहां आसानी से निकल जाती थी, यहां पर टफ है। यहां पर एचायन का कंसंट्रेशन ही नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पार्सली आयोनाइज है। यदि मैंने 100 मॉलिक्यूल एस्टिक एसिड के लिए और मैंने कहा जरा बताओ, गौर सुनना, 100 मॉलिक्यूल एस्टिक एसिड के लिए मैंने कहा जरा बताओ कितने एचायन आएंगे। तो पार्सली का मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है। पार्सली 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 5%, 7%, 8%, 10%। आप अपनी तरफ से कौन सी वैल्यू डिसोसिएट कराओगे? मगर 100% की वैल्यू होती है। 100% का मतलब होता है जितना है सब डिसोसिएट होगा। तो मैंने कहा 100 मॉलिक्यूल HCl लिए, बताओ कितने एचायन आएंगे। तुम कहते तो 100, क्योंकि तुम्हें पता है 100% डिसोसिएट होना है। वो एक फिक्स वैल्यू है। पार्सली एक रेंज है, फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हम फंस जाते हैं कि यार डिसोसिएट कितना कराएं, तो हम एचायन नहीं निकाल पाते हैं। तो ये होता है कि यार एचायन पहले निकालना सीखा जाए, नहीं तो क्वेश्चन का पीएच आएगा ही नहीं। तो यहां पर हमें एचायन का कंसंट्रेशन निकालना सीखना पड़ता है। वहां पर आराम से निकल आता था। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन 100% था, एक फिक्स वैल्यू थी। और यहां पार्सली डिसोसिएशन है। पार्सली का मतलब हुआ एक रेंज दे दी गई। अब उस रेंज में हम कौन सी वैल्यू अपनी तरफ से मान लें? कोई नहीं मान सकते। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को फिर हम करेंगे कैसे? तो हमें एचायन कंसंट्रेशन निकालने के लिए कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ये समझो। तो यार देखो, यदि हमारे पास कोई एक वीक एसिड है HA, इसको मैंने डिसोसिएट करा दिया ऐसे, इसका कोई कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो मैं देखो जरा पहले क्या लिख रहा हूं, जरा समझ रहा हूं। यदि वैल्यू 1 मानी जाती है तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन है। 100% के केस में हमेशा इनिशियल वैल्यू 100 मानी जाती है। फ्रैक्शन के केस में हमेशा इनिशियल वैल्यू 1 मानी जाती है, क्योंकि फ्रैक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, परसेंटेज की सबसे बड़ी वैल्यू 100 है। तो जब हम लोग यहां 1 लिख देते हैं, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, कहीं पर भी हो, यदि आपने कहीं पर रिएक्टेंट को 1 लिख दिया है, इसका मतलब वो 1 एक फ्रैक्शन है। और आप यूनिट एंड डायमेंशन बहुत अच्छे से जानते हो। फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस होता है और नंबर से नंबर माइनस होता है। जरा आप लोग जरा इसको देखो जरा एक,
अच्छा चलो आ जाओ। देखो जरा ध्यान दीजिए आप लोग, यदि वीक है तो वीक को कैसे करते हैं? तो यार वीक होगा तो यदि 1 माना है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन माना गया है। फ्रैक्शन से फ्रैक्शन माइनस किया जाता है, मोल से मोल माइनस किया जाता है, किलोग्राम से किलोग्राम माइनस किया जाता है। अल्फा एक फ्रैक्शन है, आप नाम देते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो एक फ्रैक्शन है। तो यदि मैं अल्फा माइनस करना चाहता हूं, यदि मैंने ऐसा लिख दिया है एट इक्विलिब्रियम, आप यूनिट एंड डायमेंशन तो सही रखोगे ना। यदि अल्फा किसी से भी माइनस हो रहा है इसका मतलब वो वैल्यू फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन हुआ 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा। तो जब भी कहीं ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ गए सब लोग? अब गौर से समझो। अब यार हमें फ्रैक्शन तो निकालना नहीं है, हमें तो एच एंड कंसंट्रेशन चाहिए। तो अब जरा देखिए, आप ऐसे पढ़ते हो 100% की वैल्यू एक्स है तो 20% की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करते हो, ऐसे ही करते हो ना, है। अब मुझे फ्रैक्शन को वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है, कंसंट्रेशन। तो देखो एक फ्रैक्शन, सब लोग गौर सुनना, एक फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन सी है, तो इतने फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन क्या होगा, सी इंटू इतना। इतने फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इतने फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन क्या होगा। ऐसा क्या होता है कि जब आयनिक इक्विलिब्रियम चलता है तो आप ऐसे लिखते हो, कभी केमिकल में किसी बच्चे ने ऐसा लिखा नहीं, आयनिक में हमेशा लिखते हो, क्योंकि आयनिक में डिसोसिएशन आएगा ही आएगा और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है। तो ये जो लिखा जाता है तो बच्चों को लगता है पता नहीं यार 1 माइनस अल्फा और सी बाहर क्यों रखते हैं, केमिकल में ऐसी बवाल नहीं करते, आयनिक में करते हैं। तो रीजन है यहां पर 1 क्या है, फ्रैक्शन। तो देखो एक फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन सी, तो 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। अब आप इस चीज को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये देखो। तो अब जरा देखो यार, हमसे क्या था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो एच आयन आया, ओ एच आयन आया, तो हमारा एच आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया, इतना। इसका मतलब एच आयन की वैल्यू निकल आई है। अब एच आयन की वैल्यू निकल आई तो पीएच निकल आया। मगर यहां एक प्रॉब्लम फंस गई, आपको मैंने दिया है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, मैंने अल्फा तो दिया ही नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड तो नोन है, अल्फा थोड़ी नोन है। भाई मेरे को सोल्यूशन के एच आयन मिल गए, अब बस पीएच वाला फार्मूला डालना है कि नहीं। आपसे कहा गया कि एस्टिक एसिड का पीएच निकालो, तो आप क्या करोगे, एस्टिक एसिड के एच आयन मिल जाए। अब वो हमारे पास इतने आ गए 10⁻³ इंटू अल्फा, मगर अल्फा नहीं दिया है। अल्फा मिल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा निकालने का कोई तरीका लगाना पड़ेगा यहां। अब वो तरीका क्या है जरा देखो, ये क्या है, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिखोगे, के ए। क्यों, वीक एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के ए लिखा जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, शुरुआत में बताया है। तो मैंने लिखा के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सी से सी कट गया, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये देखो के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ गया। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात आई। अब हमें अल्फा निकालना है, क्योंकि अल्फा निकाल के यहां डाल दें अपना बवाल खत्म हो जाएगा और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या फंसे, गौर समझिएगा। यहां पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि अल्फा में स्क्वायर लगा है, और अल्फा में स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब 2 रूट बनेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बन रही है। तो यार हम केमिस्ट्री वाले मैथ्स क्यों सॉल्व करें, या मैथ्स इतनी ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करें। तो यहां पर जरा देखो इसके आगे क्या होना है, फिर आपको बताऊंगा क्वेश्चन करना कैसे है। अब देखिए हमारी इक्वेशन ये आई ऐसे, अब यहां पर हम लोग फंस गए। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ध्यान दीजिएगा,
कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। अब अप्रोक्सीमेशन क्या ले रहे हैं जरा देखो। हमने कहा कि यार कभी अल्फा ऐसा होगा और कभी अल्फा ऐसा होगा कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया कि 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1। इसका मतलब है कि 1 हमारा जो है वो बहुत बड़ा है अल्फा से, तभी तो ले पाओगे ऐसा कि 1 जो है बहुत बड़ा है अल्फा से, इसलिए 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दो। 1 माइनस अल्फा को 1 लिखने से क्या होता है कि वैल्यू अल्फा की बहुत आसानी से निकल आती है। ये देखो, ये देखो। अब अल्फा की वैल्यू जाके वहां डाल दो इस फार्मूले में। तो अल्फा की वैल्यू जब आप इस फार्मूले में डाल दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए। अब सारे बच्चे जरा गौर से समझेंगे बातों को। तो ये कब आया? जब हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है। एच एन कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। के ए कॉन्स्टेंट होता है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, और सी हमें मिल चुका है। अब एच एन आ जाएगा तो हम पीएच निकाल देंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी निकल आई अंडर रूट के अपॉन सी। मगर ये कब निकला है ये सब? जब आपने ये अप्रोक्सीमेशन लिया है। मान लो अप्रोक्सीमेशन ना ले पाए, अल्फा छोटा ही नहीं है 1 से कि आप निगलेक्ट कर पाओ, तो हमें कैलकुलेशन करनी ही करनी पड़ेगी। भाई ये अप्रोक्सीमेशन तब वैलिड है जब ये सिचुएशन हो, तभी तो छोड़ पाओगे। मान लो यार अल्फा निग्लेजिबल अमाउंट में है ही नहीं, हम निगलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो जब आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो तो क्या करना पड़ेगा? अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे होगा? तो देखो जरा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, गौर से देखिएगा। के ए 1 माइनस अल्फा सी अल्फा स्क्वायर। सी अल्फा तो ये उधर जाएगा, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। चेक करिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा इंटू के उधर गया, प्लस हो गया। अब ये के है, उधर गया, माइनस हो गया। तो अब यार ये लगेगा ऐसे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो माइनस बी की जगह क्या है? के। प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस, क्यों? क्योंकि अल्फा एक पॉजिटिव वैल्यू है। भाई या तो किसी का डिसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन नहीं होगा, यही तो होगा ना। कोई वैल्यू या तो डिसोसिएट हो रही होगी या नहीं होगी। निगेटिव कैसे आ जाएगा अल्फा? तो हम माइनस साइन क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं? आपने यहां भी माइनस लिखा, यहां भी माइनस लिखा, तो यार माइनस ही आएगा ना। वैल्यू कुछ भी हो, दोनों का साइन यदि माइनस है तो माइनस आएगा, वैल्यू कुछ भी हो। तो वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? प्लस, क्योंकि हमारा ये कोई एक्स नहीं है। मैथ्स में क्या है? हर वैल्यू पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव नहीं हो सकती है। तो देखो अल्फा इक्वल टू माइनस के प्लस माइनस में सिर्फ प्लस। ठीक है, अब अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो मैंने ये प्लस कैसे किया? बी स्क्वायर माइनस 4a सी की वैल्यू माइनस के है, तो जब माइनस के डालेंगे तो यहां प्लस आ जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? माइनस के। देखो ए की वैल्यू है सी, बी की वैल्यू है के, और सी की वैल्यू है माइनस के। ये अल्फा निकल के आया। अब अल्फा मिल गया, जाके उस फार्मूले में डाल दो जो हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है, एच एन इक्वल टू सी अल्फा। जब सी अल्फा में डालोगे तो देखो ये पूरा अल्फा है, और सी डालोगे तो सी कट जाएगा। तो इसका मतलब एच एन इक्वल टू कितना आया? ध्यान दीजिए, डरना नहीं, बहुत मौज काट ली आप लोगों ने। अब जो है ना, जरा देखो, ये गौर से देखो,
अल्फा की वैल्यू डालोगे तो ये सी और ये नीचे वाला सी कट जाएगा, तो सी लगा है तो अल्फा का फार्मूला है, और सी हटा दो तो एच का फार्मूला है। अब ये जो फार्मूला आया है और ये जो आया है, तो देखो यार इसमें अभी बहुत कैलकुलेशन है, वैल्यू डालोगे सॉल्व करोगे तो लंबा जाएगा। तो अब गौर से समझिएगा, अभी तक मैं पढ़ा रहा था मतलब पूरा डिटेल, अब आपको दिमाग में क्या सेट करना है, अब उस पर आता हूं। जब भी कहीं पर वीक एसिड का पीएच आए, जब भी कहीं पर वीक एसिड का पीएच आए, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ये चेक करना है कि कहां चला गया, ये चेक करना है कि अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, यदि अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो अल्फा का फार्मूला है अंडर रूट के अपॉन सी, एच का फार्मूला है अंडर रूट के इंटू सी। जनरली आपके सिलेबस में यही केस आते हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन इजी होती है, और ये बहुत छोटा क्वेश्चन होगा फिर भी 8-10 लाइन में जाता ही जाता है। तो आपके सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन मतलब इस बेस्ड पर जिसमें अल्फा निगलेक्ट किया जाए नहीं आता है, या 8-10 साल में किसी एक साल आया हो तो आया हो, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। एम्स में आता था मगर जब से नीट बनाए तब से नहीं आया है इस तरह का क्वेश्चन कि इस पैटर्न को फॉलो करता हूं। मेनली आपका इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही वीक एसिड का उसने क्या दिया पीएच पूछा, वो तो मैं अभी पूरा सॉल्व कर रहा था, आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। मगर फार्मूले याद रखने से पहले एक रफ वर्क करना पड़ेगा, आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अल्फा अप्रोक्सीमेशन लेना है या नहीं लेना है। बस लेना है तो ये फार्मूले चिपका दोगे, नहीं लेना है तो ये फार्मूले चिपका दोगे, कोई एक याद कर लेना। ये याद कर लिया तो ये अपने आप याद हो गया, सी तो हटाना है ना। तो अब हम लोग ऐसा करेंगे, देखा अच्छा वीक एसिड है, अप्रोक्सीमेशन लेना है या नहीं, पहले ये चेक करा, लेना है तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, एच एन इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। नहीं लेना है तो अल्फा इक्वल टू माइनस के प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है, अपॉन 2c, और एच एन का माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac अंडर रूट के अंदर अपॉन 2। लेना है तो ये चलेंगे, नहीं लेना है तो ये चलेंगे। तो अब कैसे करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो ये बात समझ पाओगे। इतना सब रट्टा नहीं मानना है, इतना सब नहीं समझना है, ये तो मैंने पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद आपको दिमाग में बस इतनी बात सेट करनी है कि भाई अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं। नहीं लेना है तो ये वाले फार्मूले, सॉरी लेना है तो ये वाले फार्मूले चले गए, नहीं लेना है तो ये वाले फार्मूले चले गए। अब वो रफ वर्क कैसे है, अब उस रफ वर्क पे चलते हैं थोड़ा सा कि वो रफ वर्क आप कैसे करोगे। तो देखो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, अब उस क्वेश्चन को समझेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। 10 की पावर -1 m एस्टिक एसिड, 10 की पावर -1 m एस्टिक एसिड सॉल्यूशन। आपको इसका पीएच निकालना है, आपको Ka की वैल्यू दी है 10 की पावर -5। अब मैंने कहा पीएच निकालो, अरे भाई प्रभु अभी थोड़ी देर बाद रोगे कि यार हम निकालते हैं कुछ आंसर आता है कुछ, तो जरा उसके लिए थोड़ा सा देख लो, है ना। हाँ क्योंकि ना इस पर बच्चे तो छोड़ो। अब देखो पहले रफ वर्क क्या है, आपने रफ वर्क के लिए अल्फा की वैल्यू सेलेक्ट की, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी। आप इसको वैल्यू लगाओगे, फार्मूला लगाओगे, फार्मूला लगाने पर यदि अल्फा की वैल्यू 1% से लेके 5% तक आ रही है तो अप्रोक्सीमेशन लेना है। ये रफ वर्क है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, फिर से सुन लो। आप इस फार्मूले से अल्फा की वैल्यू निकालोगे, यदि 1% से 5% तक आ रही है तो अप्रोक्सीमेशन लेना है। हमने निकाला के की वैल्यू और सी की वैल्यू,
कितनी आ गई? तो अल्फा कितना आ गया? तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन लेना है। अब लेना है तो अप्रोक्सीमेशन लेने वाला ही तो फार्मूला है, इसका मतलब अल्फा निकल भी आया अपना, है कि नहीं? यही फार्मूला तो अप्रोक्सीमेशन लेने वाला है। देखो अप्रोक्सीमेशन लेने पर अल्फा का क्या आता है? ये फार्मूला आता है। तो यदि अप्रोक्सीमेशन लेना है तो तुमने तो अल्फा तो निकाल ही दिया है। तो देखो अप्रोक्सीमेशन लेना है, तो यदि अप्रोक्सीमेशन लेना है तो एच एन का फार्मूला क्या है? अंडर रूट के इंटू सी। के की वैल्यू डाल दी, सी की वैल्यू डाल दी, तो एच एन इक्वल टू आ गया 10 की पावर, तो पी एच इक्वल टू आ गया 3। एच एन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से ज्यादा है तो वही वाला फार्मूला लग जाएगा, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? कैसे क्या समझ गए सब लोग? अच्छा, अब मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ रखी है जरा देखो। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर लिखता हूं, देखना अब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा कि अच्छा मेन रहता क्या है। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है। देखना बच्चों, डरना नहीं, बस कुछ भी चेंज किया नहीं, सिर्फ एक डिजिट चेंज की है, चेक कर लो, सारा क्वेश्चन हमारा सेम है। अब देखना कॉन्सेप्ट पूरा पलट जाएगा, सारा क्वेश्चन हमारा सेम है, मैंने और कुछ नहीं किया है। अब फिर रफ वर्क करो, मैंने रफ वर्क किया, अल्फा की वैल्यू निकाली। ध्यान रखना ये रफ वर्क है, बार बार मैं इसीलिए लिख के दे रहा हूं, और इस तरह का क्वेश्चन आपके यहां आने के चांसेस कम है। मगर ध्यान रखना, ना तो मेरा रिश्तेदार है ना तुम्हारा, तो बताए बिना डाल देगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हमें पहले बताएगा कि जाओ बच्चों को बता दो जाके। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो परसेंटेज वाइज 100% आयनाइज हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन कैसे ले लोगे? 1 से 5% में अप्रोक्सीमेशन लेना है, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। अब नहीं लेना है तो भाई एच एन का फार्मूला ये है, चालू हो जाओ सब लोग, माइनस के प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 के इंटू सी अपॉन 2। डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दिया, दिक्कत तो नहीं है। एच एन इक्वल टू क्या हुआ? माइनस के प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2। और मैंने डाटा बहुत इजी लिया, जैसे कैलकुलेशन मैं कर पाऊं, क्योंकि मुझे भी तो करनी है ना, इसलिए मैंने बहुत इजी डाटा लिया है। अब इजी डाटा में देखना कितनी लाइनें खर्च होंगी, वो तो भाई अपना टफ लेंगे, मैंने अपने हिसाब से सेट करके इजी लिया है, क्योंकि मुझे भी करनी है। बच्चे तो बेचारे देखेंगे मगर करना तो मुझे है। तो देखो 10 की पावर -10, तो ये क्या हुआ? 4 इंटू 10 की पावर -10, ये आया। तो ये देखो 10 की पावर माइनस, अब देखो 10 की पावर -10 कॉमन ले लोगे तो, और 1 प्लस 4 5 हो गया, तो ये आया। अभी कम से कम पॉइंट वॉइंट तो नहीं है, ये देखो। अब अगले पेज पे चलते हैं, क्योंकि एक पेज में काम बन नहीं रहा है। पीछे आए जरा एक बार देख लें क्या लिखा है, ये अच्छा। तो एच एन कंसंट्रेशन आया 10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर -5 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। देखो ये 10 की पावर -10 को बाहर कर लिया तो 10 की पावर -5 आ गया, अंडर रूट 5 और 2। अब मैंने क्या किया, अब देखिए, अब रूट 5 की वैल्यू आप में से कोई बताए, 2.2 डाल देते हैं, है ना? अब और सॉल्व करो, 1.2 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 2, 10 की पावर -5 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस 2.2, तो 1.2 बन गया।
अब ये आ गया 0.6 इंटू 10 की पावर -5, इसको मैंने कर लिया 6 इंटू 10 की पावर -6। अब पीएच लगा दो, तो पहले ये लिखा, फिर यहां से यहां तक लिख दिया, ये पीएच आया। तो देखो, जब निगलेक्ट नहीं होगा तो कैलकुलेशन बहुत होगी, इसी वजह से नीट में नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इजी डाटा लेंगे, फिर भी बच्चे का क्वेश्चन लेंदी जाएगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन चाहे इजी आए चाहे टफ आए, आप 30-40 सेकंड में नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। ये देखो टाइम है। अब जरा गौर से देखिए, ठीक है? तो मोस्टली इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें देखो खत्म हो जाता है 2 मिनट में, मगर उस पैटर्न का क्वेश्चन आ भी सकता है, मैं बता रहा हूं। तो आपको पहले रफ वर्क मारना है, जैसे ही वीक एसिड दिखा या वीक बेस दिखा, आप रफ वर्क मारो, अल्फा की वैल्यू निकालो, यदि 1 से 5% के बीच में आई तो ये वाले फार्मूले यूज कर लिए, और 1 से 5% के बीच में नहीं आई तो ये वाले फार्मूले यूज कर लिए, 1 से 5% के बीच में आई तो ये वाले फार्मूले यूज किए, 1 से 5% के बीच में नहीं आई तो फिर ये वाले फार्मूले यूज करोगे। बात समझ पा रहे हो? मगर यार एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो क्या है जरा गौर समझो। अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते। हाँ, इसके बाद 1 मिनट रुक जाओ यार, कैलकुलेशन है। हाँ, कोई बात नहीं, अरे उसको परेशान नहीं करो। अब जरा देखो, आपने एक बात पकड़ी, क्या पकड़ी? कि देखो यार, ये भी एस्टिक एसिड है, आवाज नहीं करो, ये भी एस्टिक एसिड है, दोनों ही एस्टिक एसिड है। तो यार एक एस्टिक एसिड कम आयोनाइज हो रहा है, एक एस्टिक एसिड ज्यादा आयोनाइज हो रहा है, और ये तो वीक है, यहां तो ये स्ट्रांग है, देखो। तो अब जरा एक बात को गौर से ध्यान दो, अब आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं, ठीक है? जोर का धक्का लगेगा, मगर संभाल लेना अपने आप को सब लोग, ठीक है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, गौर सुनिएगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बन जाता है यदि उसका डाइल्यूशन बढ़ा दिया जाए। कैसे? जरा देखो, आपने अल्फा का फार्मूला ये बनाया, अगले पेज पे चल के बताता हूं। देखो, आपने कहा अल्फा का फार्मूला ये है, गौर से देखना। अब यदि मैं कहूं सी अप्रोचेस टू जीरो है, सी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या होता है? सी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, या फिर तुम कह दो कि तुम डिक्रीज कर रहे हो क्या, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, यही तो मतलब हुआ। तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? अल्फा बढ़ेगा, है? जब ये जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो ये किधर अप्रोच करेगा? इंफिनिटी की ओर। अल्फा केमिस्ट्री का टर्म है, मैथ्स का नहीं है ना फिजिक्स का है। अल्फा की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? 1, और 1 का मतलब 100%। तो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर, कि वो अपने सबसे बड़े नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है। तो इसका तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1 है ना, तो ये अप्रोच करेगा 1 की ओर। तो जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओगे तो अल्फा 1 की ओर अप्रोच करने लगेगा, और यदि अल्फा 1 हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। भाई डिफिनीशन आपने यही तो पढ़ाई थी कि जो 100% आयनाइज हो रहा है स्ट्रॉन्ग, और जो पार्सली आयनाइज हो रहा है वीक। इसका मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट टर्म है ना, वो बहुत खतरनाक टर्म है, वो वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आपने ध्यान दिया? अब देखो, ध्यान दो, मैंने यहां यही खेला है, 10 की पावर -1, उधर देखो 10 की पावर -5। मैंने क्या किया? डाइल्यूट कर दिया, और जैसे ही डाइल्यूट किया तो अल्फा बढ़ता चला गया। ये देखो, ये फार्मूला है, इसको कम करते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा। आपने इसको कितना कम कर दिया? चेक करो, -1 और -5 के बीच में 4 जीरो होते हैं, 10,000 गुना वॉल्यूम बढ़ा दिया है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, 10,000 गुना वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो यार कंसंट्रेशन 10,000 गुना कम हो गया।
और 10,000 गुना कंसंट्रेशन कम हो गया तो अल्फा बढ़ गया। क्यों? कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा। शूट करते करते वहां तक पहुंच गया। तो आप सिर्फ वीक देख के क्वेश्चन करोगे तो फंस जाओगे कि अच्छा ये वीक है, उसके कंसंट्रेशन से क्वेश्चन निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अल्फा चेक करो, क्योंकि उसी मॉलिक्यूल का अल्फा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो किसके डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पे। उसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम हो गया, कम ले लिया, तो देखो अल्फा निगलेक्ट हो गया। और उसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मैंने बहुत कम ले लिया, डाइल्यूट कर दिया, तो अल्फा निगलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के नेचर को देख के तुम ऐसा नहीं कह सकते अच्छा वीक है अल्फा निगलेक्ट करो, ऐसा नहीं कह सकते हो। आपको उसमें चेक करना पड़ेगा, और चेक करने का सबसे आसान तरीका मैथमेटिकल है, क्योंकि वो खुद थोड़ी बताएगा। तो मैथमेटिकल कैसे चेक करते हैं? अल्फा की वैल्यू निकाल के रफ वर्क करके, कि अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी से अल्फा की वैल्यू निकालो। 1 से 5% आए तो निगलेक्ट मार दो, और 1 से 5% ना के उससे बड़ी आए तो निगलेक्ट ना मारो, ये वाले फार्मूले लगाओ। ठीक है? और ये चेक करना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपके पेपर में ये वाले केस आते हैं, मगर ये वाले केस भी आ सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एनसीईआरटी में भी दिया है, हर जगह पे दिया है, तो ये पूछेगा, वो पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में क्या पहचानना है, समझ गए? ठीक है, अब जरा देखो, ये जो मैंने आपको मैथ्स के फॉर्म में लिखा है, देखिए, अच्छा पीछे की ओर जा रहा हूं, ये जो मैंने मैथ्स के फॉर्म में लिख के दिया है आपको, ये जो मैथ्स के फॉर्म में लिखा है, इसी को कहा जाता है ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या बताया गया है? ये जो मैथ्स में लिखा है, इसको लैंग्वेज में लिख दो। क्या? कि जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। देखो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन कम करना। ठीक है ना? तो इन्होंने बताया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब इसी चीज को मैं बस लैंग्वेज में लिख देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कोई 100% हमेशा थोड़ी डिसोसिएट होते हैं, कभी 90% होते हैं, कभी 95% होते हैं, तो सबके लिए वैलिड है। मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में विजिबल होगा, तेजी से दिखेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग ऑफ डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो, ठीक है? तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा, कि यदि C टेंस टू 0 हो तो एस्टिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैन नॉट से। ठीक है, 50-50। तो यदि कंसंट्रेशन टेंस टू 0 जाएगा तो अल्फा टेंस टू 1 जाएगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया है ना? मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया है। तो ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ ये होता है, इस इक्वेशन का लैंग्वेज फॉर्म। इतनी बात समझ में आई? तो अब जरा देखो, वीक एसिड के केस में, बार बार मैं रिवाइज इसीलिए करा रहा हूं जैसे आपको दिक्कत ना है। वीक एसिड के केस में सबसे पहले रफ वर्क किया, अल्फा निकाला, 1 से 5% आई तो ये वाले फार्मूले, 5% से ऊपर आई ये वाले फार्मूले। इसमें क्या है? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, एच एन इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। इसमें क्या है? अल्फा इक्वल टू माइनस के ए प्लस अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस 4 के इंटू सी डिवाइडेड बाई 2c। एच एन क्या होगा? एच एन इक्वल टू माइनस के ए प्लस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में के ए स्क्वायर प्लस 4 के इंटू सी डिवाइडेड बाई 2, बस सी का डिफरेंस है। ठीक है, और क्वेश्चन कर लिया। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा आपको बता दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि अल्फा है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अल्फा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो अल्फा चेंज होगा।
ठीक है, इसीलिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, दोनों तरह की कैटेगरी हो सकती है। तो अब आप लोग कह रहे हो तो कल पढ़ाएंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है यार। बस आज के लिए इतना ही काफी है। जितना याद करके आया था सब बता दिया है, अब कल पढ़ के आऊंगा तो कल बताऊंगा। नहीं नहीं अभी बहुत